हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है कार्नोट्स इंजन एंड कार्नोट साइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, कार्नोट इंजन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार हीट इंजन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। साडी कार्नोट, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन का आइडिया हमें दिया। और ये जो आइडियल हीट इंजन था, ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन था जो कि प्योरली थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस पर बेस्ड था। इस प्रकार के आइडियल हीट इंजन को हम रियलाइज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पर बेस्ड था। और साडी कार्नोट ने हमें यह कहा था कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी उनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा प्रपोज किए गए आइडियल हीट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्नोट इंजन क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है और कार्नोट साइकिल क्या होती है, और साथ के साथ हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसकी स्टार्टिंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। आइए पहले वो देख लेते हैं। A heat engine is a device which converts heat energy into mechanical work. हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। साडी कार्नोट, अ फ्रेंच इंजीनियर, पुट द आइडिया ऑफ एन आइडियल हीट इंजन विच इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन। साडी कार्नोट, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, उन्होंने एक आइडियल हीट इंजन का हमें आइडिया दिया जो कि रिवर्सिबल हीट इंजन था। और रिवर्सिबल हीट इंजन को डिजाइन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये जो हीट इंजन था, आइडियल हीट इंजन जिसको बोला था साडी कार्नोट ने, वो सिर्फ थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पर बेस्ड था। दिस इंजन इज प्योरली बेस्ड अपॉन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है सिलेंडर, एक होता है सोर्स, एक होता है इंसुलेटिंग स्टैंड, एक होता है सिंक। पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं जो कि है सिलेंडर। सिलेंडर की जो वॉल्स होती हैं, ये वाली, ये साइड जो हैं, ये इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं। इनमें से ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकती है। सिलेंडर के अंदर ही एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो फिट किया होता है, जो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकता है। इसी सिलेंडर के अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट गैस। कोई भी परफेक्ट गैस जो है वो वर्किंग सब्सटेंस की फॉर्म में हम यहाँ पर ले सकते हैं। और जो इस सिलेंडर का बेस होता है वो कंडक्टिंग होता है, यहाँ से हीट एंटर भी कर सकती है और यहाँ से लीव भी कर सकती है। आइए बात करते हैं दूसरे मेन पार्ट की, जो कि है सोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो सोर्स होता है वो हीट का रिजर्वॉयर होता है। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो ये एक हीट का समुंदर होता है। इसकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इस सोर्स में से हम जितना मर्जी हीट ले सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जो सोर्स है उसको एक हाई फिक्स टेम्परेचर T1 पर रखा जाता है, क्योंकि इसके थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। तो जितनी मर्जी आप हीट ले लो, इसके टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा, वो T1 ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो मेन कंपोनेंट है किसी भी कार्नोट इंजन का, वो है सिंक। सिंक जो है उसको हम लोअर फिक्स टेम्परेचर पर रखते हैं, T2 टेम्परेचर पर रखते हैं। T2 जो है वो T1 से कम होता है। और सिंक की जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो भी इनफाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब है कि हम सिंक में जितनी मर्जी हीट जो है ऐड कर सकते हैं, बट हीट ऐड करने पर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, वो T2 ही रहेगा। आइए बात करते हैं फोर्थ मेन कंपोनेंट ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में, जो कि है इंसुलेटिंग स्टैंड। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस सिलेंडर को उठा के यहाँ पर रखोगे, मींस जब सिलेंडर के बेस को, सिलेंडर के बॉटम को जब आप इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखोगे, तो सिलेंडर जो है वो पूरा का पूरा इंसुलेटिंग बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही पार्ट जो था सिलेंडर का वो कंडक्टिंग था। अगर आपने इस कंडक्टिंग बॉटम को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया
तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो इंसुलेटिंग हो जाएगा। फिर उस केस में कोई भी हीट वर्किंग सब्सटेंस से ना तो बाहर जा सकेगी, ना ही वर्किंग सब्सटेंस में आ सकेगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन अ कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कार्नोट इंजन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट है सिलेंडर, इट हैज नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट द बेस इज कंडक्टिंग। जो सिलेंडर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं या फिर आप कह सकते हैं साइड्स होती हैं वो इंसुलेटिंग होती हैं, बट इसका जो बेस होता है वो कंडक्टिंग होता है। A perfectly non-conducting weightless and frictionless piston is fitted inside the cylinder। एक नॉन कंडक्टिंग वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है। मींस ये जो हमारा पिस्टन है ये भी हमारा नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है। मींस कहने का मतलब ये है द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ अ परफेक्ट गैस एज द वर्किंग सब्सटेंस। सिलेंडर के अंदर एक परफेक्ट गैस ली जाती है जो कि वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी तीनों पॉइंट्स की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि बाकी बचे हुए 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं कार्नोट इंजन के। तो सेकंड पॉइंट में आप हेडिंग डालेंगे सोर्स। इट इज a reservoir of heat kept at a very high fixed temperature T1 having infinite thermal capacity। सोर्स जो होता है वो एक हीट रिजर्वायर होता है, एक हीट का एक ओशन होता है, समुद्र होता है जिसको हाई टेम्परेचर वेरी हाई फिक्स टेम्परेचर T1 पर रखा जाता है। और इस सोर्स की जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब होता है, any amount of heat can be taken out of it without any fall of a temperature। जितनी मर्जी आप इससे हीट ले सकते हैं इस सोर्स से बिना इसके टेम्परेचर को फॉल किए। जितनी मर्जी आप हीट ले लो इसका टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहेगा, T1 ही रहेगा। आइए बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्नोट इंजन की जो कि है सिंक। तो आप हेडिंग बनाएंगे सिंक। इट इज अनदर रिजर्वायर ऑफ हीट केप्ट एट लोअर फिक्स टेम्परेचर T2 हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ये भी एक हीट रिजर्वायर होता है बट इसको हम एक लोअर फिक्स टेम्परेचर T2 पर रखते हैं और इसकी भी थर्मल कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट एनी राइज ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम जितनी मर्जी हीट ऐड कर दें इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स रहेगा और T2 ही रहेगा। फोर्थ पार्ट है कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन का, वो है इंसुलेटिंग स्टैंड। When the base of cylinder is kept on this stand, the cylinder becomes perfectly insulated। जब आप सिलेंडर के बेस को मींस बॉटम को इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं तो सिलेंडर जो है वो पूरा का पूरा इंसुलेटिंग बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि ना तो अब हीट सिलेंडर में एंटर कर पाएगी और ना ही सिलेंडर से बाहर आ पाएगी। नाइदर हीट कैन एंटर और लीव द सिलेंडर। इस केस में जब आप इसके बॉटम को इस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे तो ना तो हीट एंटर करेगी सिलेंडर में ना ही इसको लीव करेगी। तो स्टूडेंट्स ये होगी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में। कार्नोट इंजन की वर्किंग को हम 4 ऑपरेशंस के थ्रू समझ सकते हैं जिनको हम कार्नोट साइकिल्स बोलते हैं। तो वो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला ऑपरेशन जो होगा वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आप फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग बनाएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं यहाँ हेडिंग डालना भूल गया तो आप हेडिंग जरूर डाल देना आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो सिलेंडर था जो हमने पीछे कंस्ट्रक्शन में स्टडी किया था, एक हमारे पास एक सिलेंडर था जिसकी साइड वॉल्स जो थी नॉन कंडक्टिंग थी, बेस कंडक्टिंग था। उसको उठा के उसके बेस को उठा के उसके बॉटम को उठा के सोर्स पे रख देना है। सोर्स का टेम्परेचर T1 है और वो फिक्स्ड है। इस क्योंकि हमने माना था कि जो बॉटम है इस सिलेंडर का वो कंडक्टिंग है तो जो वर्किंग सब्सटेंस होगा यहाँ पर उसका टेम्परेचर भी T1 हो जाएगा क्योंकि इसको हमने सोर्स के ऊपर रख दिया है और सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा T1। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि इसका बेस कंडक्टिंग है तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है इस वर्किंग सब्सटेंस में जाएगी। वर्किंग सब्सटेंस Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है सोर्स T1 से अब्जॉर्ब करेगा जिसकी वजह से जो गैस है वो एक्सपैंड होगी, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा इस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1 और जो वॉल्यूम है वो है V1 और इस केस में जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P2 और इस केस में जो वॉल्यूम हो जाएगा वो V2 हो जाएगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है और P2 जो है वो P1 से कम है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्योंकि यहाँ पर गैस की एक्सपेंशन हो रही है
कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर और वो कांस्टेंट टेम्परेचर है T1। तो इस प्रकार की जो एक्सपेंशन होती है गैस की उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे। लेट द सिलेंडर कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस। सबसे पहले आपने ये मानना है कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है जो कि एक परफेक्ट गैस है और उसका हमने जो क्वांटिटी लेनी है वो 1 मोल ऑफ गैस लेनी है। द बेस ऑफ द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स of temperature T1 so that gas attains the temperature T1 of the source। सबसे पहले आपको जो सिलेंडर का बेस है उसको इस सोर्स के ऊपर रख देना है जिसका टेम्परेचर T1 है, जिसकी वजह से इस सिलेंडर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस था, जो गैस थी, परफेक्ट गैस थी, 1 मोल ऑफ गैस थी, उसका टेम्परेचर भी T1 हो जाएगा जो कि सोर्स के टेम्परेचर T1 के बराबर होगा। इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम एट दिस स्टेज आर P1 एंड V1। इस स्टेज पे जो प्रेशर है गैस का वो P1 V1 हम मान लेते हैं। On decreasing the pressure from P1 to P2, the gas expands from volume V1 to V2। जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे P1 से P2 और तो क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम जो है वो बढ़कर V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा, मींस गैस की जो है वो एक्सपेंशन होगी। एज द बॉटम ऑफ सिलेंडर इज परफेक्टली कंडक्टिंग heat Q1 is absorbed at constant temperature T1 during this process and the process is called isothermal expansion। क्योंकि जो सिलेंडर का बॉटम है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है तो हीट Q1 जो है एब्जॉर्ब की जाएगी इस गैस के द्वारा फ्रॉम सोर्स, और ये जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर की जाएगी, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ वो लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। साथ के साथ इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए पीवी डायग्राम के ऊपर हमें कैसा कर्व देखने को मिलेगा वो भी हम साथ में ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनिशियली जब हमने सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा था जिसका टेम्परेचर T1 था, तो उस केस में जो प्रेशर था गैस का वो P1 था और वॉल्यूम था V1। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए प्रेशर P1 यहाँ पर है और वॉल्यूम V1 यहाँ पर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट। ऑब्वियस है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे P1, V1। और जो गैस है वो एक्सपैंड होगी और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, P1 से P2 हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, V2 तक पहुँच गया, और प्रेशर जो है वो P1 से डिक्रीज होके P2 पर आ गया। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, ये होगा हमारा B पॉइंट, P2, V2, और इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो कर्व जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस कर्व को बोलते हैं हम आइसोथर्म। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में आप और थ्योरी में क्या लिख के आएंगे और सेकंड प्रोसेस क्या होगा इन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। ऑन पीवी डायग्राम दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्म AB। पीवी डायग्राम के ऊपर जिसमें हम प्रेशर जो है वो y एक्सिस पे लेंगे और V जो है वो x एक्सिस पे लेंगे। अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन को का कर्व ड्रॉ करते हैं और उस कर्व को बोला जाता है आइसोथर्म, और आपको जो आइसोथर्म मिलेगा वो AB मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। A पॉइंट पर प्रेशर P1 V1 था और B पॉइंट पर प्रेशर P2 V2 है, जहाँ पर P2 जो है वो P1 से कम है बट V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है। और ये जो प्रोसेस होगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर T1 के ऊपर होगा, तो यहाँ पर आप T1 लिख दीजिएगा और एरो लगा देना आप यहाँ पर एरो इस तरह से लगा देना। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, क्योंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, जितनी हीट वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो वर्क डन कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो वर्क डन होगा वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा, और हीट एब्जॉर्ब कितनी की थी वर्किंग सब्सटेंस ने, सोर्स से Q1 की थी। सो W1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू जो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है उसका एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है आपको। उसका एक्सप्रेशन होता है RT log बेस E फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर V2 है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 है, और टेम्परेचर कितना है T1 है। तो ये होगा वर्क डन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसकी डेरिवेशन के लिए अलग वीडियो बनेगा, वो अलग टॉपिक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन याद रखना है, RT1 log E V2 बाई V1। T1 यहाँ पर टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। आइए बात करते हैं सेकंड प्रोसेस इन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन।
देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड प्रोसेस होती है इन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन वो होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपने क्या करना है, सिलेंडर को आपने सोर्स से उठा के, पिछले केस में हमने सोर्स पर रखा था, वहां से उठा के उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देना है। प्रेशर जो है पिछले केस में वो P2 V2 पर पहुंच गया था, बी पॉइंट तक हम पहुंच चुके थे। अब क्या होगा, प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन होनी है। प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गए, P2 से P3 हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, गैस की एक्सपेंशन होगी, V2 से V3 हो जाएगी। इस केस में जो बॉटम होगी यहाँ पर सिलेंडर की, वो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी। पहले वो कंडक्टिंग थी, अब नॉन कंडक्टिंग होगी, इंसुलेटिंग होगी क्योंकि उसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। अब वर्किंग सब्सटेंस में कोई भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, बट यहाँ पर गैस एक्सपैंड हो रही है, मीन्स यहाँ पर गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। मींस यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा। इस प्रकार के एक्सपेंशन को बोला जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और यहाँ पर हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, इस केस में कितना वर्क डन होगा और इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ द सिलेंडर इज रिमूव फ्रॉम सोर्स एंड प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब आपने सिलेंडर को सोर्स से हटा लेना है और इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देना है, सो दैट बेस ऑफ द सिलेंडर बिकम्स इंसुलेटिंग, ताकि इसका बेस जो है वो इंसुलेटिंग बन सके और उसमें से हीट का ट्रांसफर ना हो सके। आगे देखते हैं, द प्रेशर इज रिड्यूस फ्रॉम P2 टू P3 एंड गैस एक्सपेंड फर्दर फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3। अब प्रेशर जो है वो फर्दर डिक्रीज होगा और P2 से हो जाएगा P3, वॉल्यूम जो है वो आगे और बढ़ेगा, V2 से हो जाएगा V3, गैस एक्सपेंड होगी यहाँ पर। एज द वर्क इज डन बाय गैस, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, क्योंकि पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पर गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है और यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है। इसका मतलब गैस ने वर्क डन कैसे किया है, अपनी इंटरनल एनर्जी के द्वारा किया है, और इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वो डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिक्रीज होगा और वर्क डन कितना होगा, और पीवी डायग्राम के ऊपर इस प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। और वो कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक उसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर मींस T2 के बराबर ना हो जाए। तो आप ये लाइन लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स टू टेम्परेचर T2 दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, सो द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। टेम्परेचर जो है गैस का वो डिक्रीज होगा, और कहाँ तक डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक तक डिक्रीज होगा, जो कि है T2, क्योंकि यहाँ पर गैस की एक्सपेंशन हो रही है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑन पीवी डायग्राम दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व BC। अगर हम इसको पीवी डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बड़ा है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर जो कर्व है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और ये C पॉइंट होगा। इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे हमारे P3 V3, जहाँ पर V3 जो है वो V2 से ज़्यादा है और P3 जो है वो P2 से कम है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम के ऊपर BC की फॉर्म में, BC कर्व की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वर्क डन कितना होगा गैस के द्वारा इस प्रोसेस में वो देख लेते हैं। वर्क डन बाय द गैस गिवन बाय W2 इज इक्वल टू R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। देखिए स्टूडेंट, जो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है R मल्टीप्लाई इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन गामा माइनस 1। इनिशियल टेम्परेचर जो था V पॉइंट पर, अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखें, यहाँ पर T1 टेम्परेचर था, यहाँ भी T1 टेम्परेचर था, और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और टेम्परेचर डिक्रीज होके यहाँ पर हो गया है T2। तो T2 टेम्परेचर हो गया यहाँ पर, इसको मैं सही तरह से लिख देता हूँ, P3 V3 एंड T2, ये है C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर है T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर है T2, नीचे है गामा माइनस 1। गामा जो होता है वो रेशो होता है Cp और Cv का। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसकी डेरिवेशन अलग से होती है। आपको याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, वो ये होता है। इसको हम देंगे सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट, दो प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुकी है इन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन। बाकी की दो प्रोसेसेस जो है वो हम पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में स्टडी करेंगे। साथ के साथ पार्ट 2 में हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। नहीं तो अगर हमने आज यहाँ पर कर दिया तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल पार्ट 2 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।